साथियों नमस्कार। आज की क्लास में पशुपालन की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों आज हम कुछ पुराने पेपर हल करने की कोशिश करेंगे और आज हमने जो पेपर लिया है वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक 2015 की परीक्षा का हमने पुराना पेपर हल करने की कोशिश की है। जब भी हम अपनी तैयारी की गणना करते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें पुराने पेपर हल करने चाहिए। अपन इसके प्रश्न हल करें उसके पहले मैं आपको बताऊं कि कृषि पर्यवेक्षक का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका पूरा वर्णन, उसका पूरा एक वीडियो लेक्चर मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे मौजूद है। आप उस लिंक पर जाकर के उसका अध्ययन 2018 के पेपर का कर सकते हैं। और अभी अपन कर रहे हैं 2015 का। तो इसमें देखते हैं पशुपालन के कौन से प्रश्न आए थे और उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बकरे के मांस को कहते हैं। हमेशा पूरा प्रश्न हमको पढ़ना है और एकदम से दिमाग को यह नहीं कहना है कि ये तो बहुत आसान है। बकरे के मांस को कहते हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं देखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है बीफ, दूसरा ऑप्शन आ रहा है चिकन, तीसरा ऑप्शन आ रहा है पोर्क और चौथा ऑप्शन आ रहा है चिवॉन। देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है बीफ, बीफ किसके मांस को कहते हैं? तो बीफ जो होता है वो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। ये कौन सा है? गाय का मांस, इसको बीफ कहते हैं। चिकन, चिकन किसका मांस है? तो जो मुर्गी का मांस होता है उसे चिकन के नाम से जाना जाता है। पोर्क, पोर्क जो ऑप्शन है वो सुअर के मांस को पोर्क के नाम से जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है चिवॉन, स्पेलिंग भी देख लेते हैं इसकी अपन, चिवॉन। ये जो चिवॉन है वो किसके मांस को? बकरी के मांस या बकरे के मांस को चिवॉन के नाम से जाना जाता है। चिवॉन कहीं कहीं चिवॉन भी लिखा रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनता है? बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? चिवॉन के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम अपनी तैयारी की गणना करने की कोशिश करें कि तैयारी हमारी कैसी है, तो ये कोर्स तो बहुत वास्ट कोर्स होता है, बहुत विस्तार का कोर्स होता है। तो हमेशा हमें पुराने पेपर हल करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं उस परीक्षा के, उन पेपर को हल करने की कोशिश करना चाहिए। तो हमें पता चलता है आखिर किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई नया पेपर बनता है तो उसी के आधार पर पेपर बनाने की कोशिश की जाती है। तो हमको याद रखना है। अब अपन सभी तरह के सभी पशुओं के मांस का अध्ययन कर लें, क्योंकि मांस के ऊपर प्रश्न बनते हैं, बहुत बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है टैटूइंग है। टैटूइंग, ये टैटूइंग क्या चीज है? टैटूइंग, ये टैटूइंग क्या है? तो इस टैटूइंग को हिंदी में बोलते हैं गोदना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी याद रखें कि गोदना भी आ सकता है और इंग्लिश भी सीधा सीधा लिख देते हैं। टैटूइंग क्या है? हिंदी में से गोदना कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इसके विकल्प कौन कौन से दिए गए थे। विकल्प की जब बात करते हैं तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है कि एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो है एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का। और तीसरा ऑप्शन दिया है एक बीमारी का नाम है। और चौथा है एक पक्षी का नाम है। इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। टैटूइंग, ये टैटूइंग क्या है? तो पशुओं को पहचानने का तरीका है। इसका आंसर क्या है? पशुओं को पहचानने का तरीका। साथियों मैं बार बार कहता हूं कि पशुओं के पास जब हम पहचान की बात करते हैं, आप मेरे से पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो मैं आपको अपना पैन कार्ड निकाल दूंगा, आधार कार्ड दे दूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस दे दूंगा, वोटर कार्ड दे दूंगा। लेकिन जब पशुओं की बारी आती है तो उनके पास ऐसा कोई कार्ड मौजूद नहीं होता है। तो उनको पहचान करने के कुछ अलग तरीके हैं, उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए कुछ अलग तरीके हैं। उन्हीं में से एक तरीका है टैटूइंग, गोदना। साथियों पशुओं में तो ये होता ही है। आजकल आपने देखा है कि हम मनुष्य भी हमारे हाथों पे शरीर के अलग अलग जगह जो गोदना करवाते हैं, जो टैटू बनवाते हैं, ये वही चीज है। और पशुओं में इस टैटू का उपयोग पशुओं की पहचान बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक मशीन आती है, टैटू मशीन, और उस टैटू मशीन में अलग अलग तरह के नंबर यहां डले होते हैं, पंच मार्क होते हैं। और इन पंच मार्क से हम उसके शरीर पर ये टैटू के निशान बना सकते हैं। सामान्य तौर से ये टैटू के निशान कान के अंदर की तरफ, पशुओं के अंदर ध्यान रखना है, कान की इनर साइड
कान के अंदरूनी भाग में बनाए जाते हैं। तो टैटूइंग यानी गोदना, इसका आंसर क्या हो रहा है? एक तरीका है पशुओं की पहचान बनाने का, ये तरीका है। आगे और ऑप्शन जो है उनको देख लेते हैं। एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, एनेस्थीसिया देने का, बेहोश करने का, निश्चेतक इस्तेमाल किए जाते हैं, निश्चेतक इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। एक बीमारी का नाम है, तो बीमारी तो है नहीं, एक पक्षी का नाम है, ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर था पहला वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। दोहरे उद्देश्य, इसी को बोलते हैं द्वि प्रयोजनी भी बोलते हैं, दोहरे उद्देश्य, द्वि काजी भी इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डुअल पर्पज। ये भी हमें पता होना चाहिए। इस बार पहले 2015 में दोहरे उद्देश्य आया था, अब आ सकता है द्वि प्रयोजनी और आ सकता है द्विकाजी। जो दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है, मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं गाय की नस्लों के बारे में, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा ये प्रश्न, और ऐसे ही कितने भी प्रश्न आ जाएं आप कोई भी गलत नहीं कर सकते हैं। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है गिर, पहला ऑप्शन, उसके बाद है थारपारकर, तीसरा ऑप्शन है साहिवाल, चौथा ऑप्शन है नागौरी। तो हमने गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटा है उपयोगिता के आधार पर। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दुधारू नस्लें, दूसरा जो आता है वो आता है द्विकाजी या दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें, और तीसरा जो आता है वो कौन सा है? भारवाहक नस्लें। 3 नस्लें, 3 तरह की नस्लें हैं। दुधारू कौन कौन सी हैं? तो गिर और साहिवाल, ये कौन से ग्रुप के अंदर में शामिल की गई हैं? दुधारू। और नागौरी किसके अंदर आती है? भारवाहक के अंदर। तो इसमें कौन सा आंसर हो रहा है? थारपारकर। थारपारकर वो नस्ल है जो दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल मानी जाती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है चौथे नंबर का कि भैंस की सूरती नस्ल, नस्ल का नाम उन्होंने पहले ही दे दिया है, भैंस है, और भैंस की कौन सी नस्ल है? सूरती। सूरती नस्ल का मूल स्थान है। तो देखें, अपन मूल स्थान पूछे जाते हैं तो हम मूल स्थान, जितनी भी नस्लें हैं उनके मूल स्थान का अध्ययन कर लें। मूल स्थान, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान, ओरिजिन प्लेस है, ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। जब अपन सूरती की बात करते हैं तो इसका मूल स्थान कहां पर है? गुजरात के अंदर इसका मूल स्थान है। गुजरात का आनंद नाडियाद वाला जो इलाका है वो भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान माना गया है। जो भैंस की सूरती नस्ल है वो कैसी है? तो सूरती नस्ल के जो सींग है वो कैसे होते हैं? हसिया के आकार के, हसिया जैसे, दराती हसिया के आकार के होते हैं। इंग्लिश में इसे सिकल शेप बोला जाता है, सिकल शेप्ड हसिया। हसिया या दराती के आकार के सींग ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कृमिहर। अच्छा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कृषि पर्यवेक्षक का प्रश्न तो हल कर रहे हैं 2015 के, लेकिन साथ में इसी से मिलती जुलती परीक्षा जैसे जेट है, आईसीआर, तो उसके भी मैंने 2016 से लेकर के 2019 तक के प्रश्न हल करने के साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वीडियो बना करके इस YouTube चैनल पर डाला हुआ है, जिसकी लिंक भी मैं इसके सब्सक्रिप्शन में दे रहा हूं, इसकी डिटेल में दे रहा हूं। उनको भी आप जरूर देखें, जिससे आपकी तैयारी, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। और साथियों, याद रखना है आपको कि बार बार हम इन प्रश्नों को हल करते जाएं। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बरसों से आ रहे हैं, तो हमें इनका अध्ययन करते जाना है। आगे जो प्रश्न है वो कहता है कृमिहर दवाओं के रूप में निम्न में से किस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कृमि ये कृमि क्या है? तो पशुओं के पेट के अंदर बहुत सारे वर्म्स आ जाते हैं, कृमि आ जाते हैं, और हम पशुओं को जो भी खाना खिलाते हैं उस खाने का काफी बड़ा हिस्सा, करीब 30% हिस्सा ये कृमि खा लेते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उन्हें कृमिहर कहा जाता है। उन कृमिहर दवाओं के रूप में किस दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है, सबसे पहला ऑप्शन है पिप्राजीन, पाइप्राजीन। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट,
फिर है थायोबेंडाजोल और फिर है फेनबेंडाजोल। तो याद रखना है कृमिहर दवाओं के रूप में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। पिप्राजीन की जाती है, इधर देखें थायोबेंडाजोल की जाती है, फेनबेंडाजोल की जाती है, और कौन सी दवाएं हैं, एल्बेंडाजोल है जो इस्तेमाल की जाती है, और कौन सी दवाएं, ऑक्सीक्लोजेनाइड। इसके अलावा मैं यहां लिखता हूं आपको एल्बेंडाजोल, साथ में ऑक्सीक्लोजेनाइड। ये वो सभी दवाएं हैं जो कृमिहर के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। अब इसके विकल्पों में कौन सा बच रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट इसका आंसर है जो कृमिहर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, रोगाणुनाशक घाव वगैरह धोने के लिए, घाव को धोने के लिए 1% पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सी है, ये रोगाणु रोधक है, रोगाणु रोधक दवा है पोटेशियम परमैंगनेट, कृमिहर नहीं है। तो यह ऑप्शन आ रहा है पोटेशियम परमैंगनेट। फिर देखते हैं सवाई चाल। सवाई चाल वह तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले बैल। अब फिर नस्लों की बारी आ गई है, गाय की नस्लों की बारी आ गई है। तो याद रखें अपन यहाँ ऑप्शन क्या है, गिर नस्ल, कांकरेज, साहिवाल और जर्सी। प्रश्न को ध्यान से देखना है और समझना है। जब तेज दौड़ने वाली बात आती है बैल की तो हमारे दिमाग में एक नस्ल आ जाती है, वो कौन सी है, नागौरी। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, सवाई चाल, और जब भी सवाई चाल की बात आती है तो कौन सी नस्ल है, वो है कांकरेज। ये वो कांकरेज वो नस्ल है बड़े सींग वाली, जिसके जो बैल हैं वो किसके लिए फेमस है, बैल और गाय भी सवाई चाल के लिए फेमस हैं। तो सवाई चाल है, तो यहाँ पे नागौरी तो ऑप्शन भी दिया नहीं है, लेकिन सवाई चाल, जहां सवाई चाल की बात आएगी वहां कांकरेज। गिर नस्ल दूध देने वाली नस्ल, साहिवाल भी दूध देने वाली नस्ल, और जर्सी गाय की विदेशी नस्ल में ये शामिल है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है कि मादा फीमेल्स, मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय है, गर्भ धारण का उत्तम समय है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है शुरू होने के 6 घंटे तक। हम देख रहे हैं, प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है कि मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि गर्भ धारण के लिए वो तैयार होती हैं फीमेल्स। पशुओं की अपन बात कर रहे हैं तो उनकी जो मादाएं कब तैयार होती हैं, जब वो किसका लक्षण दिखाती हैं, हीट का। हीट, इसको हम और शब्दों में गर्मी या ताव के नाम से भी जानते हैं। जब ये लक्षण दिखाती हैं तभी वो गर्भ धारण के लिए तैयार होती हैं, प्रजनन के लिए तैयार होती हैं। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि हीट के कितने समय बाद सही समय है, उत्तम समय है, उनके गर्भ धारण की संभावना जब बढ़ जाएगी। तो शुरू होने के, क्या शुरू होने के, हीट शुरू होने के 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे, हीट शुरू होने से 4 घंटे, अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। साथियों, इसको हम अच्छे से समझ लें। जो गाय है, खासतौर से हम बड़े पशुओं की बात करें तो जो गाय है, उस गाय के अंदर जो हीट का पीरियड रहता है वो करीब 10 से लेकर के 24 घंटे तक रहता है। और जो भैंस है, वो भैंस के अंदर ये हीट का पीरियड ज्यादा होता है, तो उनके अंदर 12 से लेकर के 36 घंटे तक ये हीट का पीरियड होता है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि वो जो हीट का पीरियड है, गर्मी का समय है, उसके किस समय में हम उसको क्रॉस करवाएं जिससे उसके गर्भ धारण का उत्तम समय होगा। तो याद रखना है कि गाय को बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक बेसिक आपको हमेशा याद रखना है कि गाय और भैंस में, अगर गाय हीट में सुबह आती है तो हम उसको शाम को क्रॉस करवाते हैं। तो सुबह और शाम के बीच का कितना समय हो गया, लगभग 12 घंटे। अगर सुबह हीट में है तो शाम को क्रॉस करवाना है, और शाम को हीट में है तो सुबह क्रॉस करवाना है। तो यानी कब हमको करवाना चाहिए, मध्यकाल 12 से 18 घंटे की अवधि में अगर हम उसको क्रॉस करवाएंगे तो गर्भ धारण की संभावना ज्यादा रहती है, उसे ही उत्तम समय
माना जाता है। ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम नवजात, नवजात का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नया नया जन्म, नवजात, न्यू बॉर्न जो बेबी है उसको कहा जाता है बछड़े बछड़ियों को पिलाना चाहिए। सबसे पहले तो जो गाय के अंदर नवजात होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काफ के नाम से उन्हें जाना जाता है। उनको क्या पिलाना चाहिए देखते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ है तो उसे क्या पिलाएंगे? खीस, कोलेस्ट्रम। शुरू के जो 5 से 7 दिन दूध निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? खीस यानी कोलेस्ट्रम बोला जाता है। फिर दूध है, पानी है, ग्लूकोज का घोल। देखें कंफ्यूज करने के लिए ग्लूकोज का घोल, ग्लूकोज का घोल, नो नो नो। इसमें क्या करना है हमको कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हम उसे क्या पिलाएंगे? खीस, कोलेस्ट्रम उसको पिलाना है सबसे पहले। तो इसका आंसर कौन सा है? खीस। कितना पिला सकते हैं? तो बच्चे का जो वजन है 30-40 किलो का जो वजन है उसका कितना? उसका 10%, उसके वजन का 10%, 1/10वां हिस्सा या 10% हम उस खीस को पिला सकते हैं। वही हमें सबसे पहले पिलाना चाहिए। ये जो खीस है ये मृदु रेचक की तरह भी कार्य करता है। और याद रखना है एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाता है। ये जो खीस है मृदु रेचक की तरह कार्य करता है और साथ में उस बछड़े बछड़ी के पेट में गर्भ में रहने के दौरान जो मल पदार्थ जमा हो गया था जो काले रंग का होता है जिसे कहा जाता है, जब सबसे पहले वो बाहर निकलता है उसे मेकोनियम कहा जाता है। उस मेकोनियम को भी बाहर निकालने के लिए खीस जरूरी है। साथ में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का कार्य करता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वप्रथम नवजात बछड़े बछड़ी को क्या पिलाना चाहिए? तो वो खीस पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इंसाइजर यानी कृंतक दांत होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गाय, भेड़, बकरी, 3 एनिमल की बात, तीनों में एक जैसा है। 0033/40-33 दंत सूत्र लिख लिया हमने सबसे पहले। और सबसे पहला वाला जो है वो क्या है? इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा जो है वो प्रीमोलार और चौथा है मोलार। प्रश्न पूछ रहा है कि इंसाइजर यानी कृंतक दांत होते हैं कौन से जबड़े में? कई बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं, उन्हें लगता है बड़ा ही आसान प्रश्न है। साथियों नहीं, एक प्रश्न आपको गवर्नमेंट कॉलेज JET-ICR में गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करने के लिए और कृषि पर्यवेक्षक में तो सरकारी नौकरी हासिल करने में बाधक बन सकता है। तो पूरा प्रश्न हमको पढ़ना है। केवल ऊपर के जबड़े में होंगे, केवल नीचे के जबड़े में जल्दबाजी में ऊपर नीचे के जबड़े में कंफ्यूजन हो सकता है। दोनों जबड़े में होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूत्र लिख लें। सूत्र लिख करके हमें देखते हैं ये ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े। तो ये जो है 4 जोड़ी, ये 4 जोड़ी कहाँ है? इंसाइजर नीचे के जबड़े में। तो केवल कहाँ मिलते हैं? नीचे के जबड़े में ये इंसाइजर या कृंतक दांत पाए जाते हैं। तो ये वो आंसर हैं। साथियों बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल करना है, समझ के करना है और इसी तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि कृषि पर्यवेक्षक में पशुपालन के 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं और अगर आप ढंग से इसको करेंगे तो पूरे 20 के 20 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं साथियों कि गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। बहुत आसान आपको लगेगा क्योंकि मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है गाय के दूध का औसत संगठन और उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो आप वहां से बड़ी आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। उसमें हमने एक सारणी बनाई हुई है, एक चार्ट बनाया हुआ है और उस चार्ट में आता है कि गाय के दूध में वसा का प्रतिशत 4.14% होता है। NCERT की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने इसको लिया है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, तो बड़ा ही आसान हो रहा है। पहला ऑप्शन कहता है 1 से 3%, दूसरा ऑप्शन कहता है 4 से 5%। हमारा वो वीडियो लेक्चर क्या कहता है? 1.14%, इस रेंज में आ गया है। और तीसरा ऑप्शन है 7 से 10% और चौथा ऑप्शन 8 से 11%। काश इतना ज्यादा फैट आ जाए
तो कितना महंगा, कितना अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं, कितना है यहाँ आंसर 4 से 5% इसमें होता है। बहुत ही आसान हो गया है। आप उस वीडियो लेक्चर को फिर से देखें, रोक रोक करके देखें, उस सारणी का अध्ययन अच्छे से करें। मेरिनो, आगे प्रश्न कहता है मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? चलो यहां इसने बता दिया, भेड़ की नस्ल है, विदेशी ग्रुप की है, कौन सी नस्ल है? मेरिनो। वो किस देश की है? ओरिजिन पूछ लिया गया है। हमने पहले भी देखा कि सूरती, भैंस की सूरती नस्ल का भी ओरिजिन पूछा गया था, तो सबके मूल स्थान हमको याद करना है। यहां भेड़ की मेरिनो नस्ल का मूल स्थान पूछा गया है। ऑप्शन है अमेरिका, बड़ा ही फेमस देश है, सबसे अच्छा देश माना जाता है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन मेरिनो के केस में ये आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन आता है स्पेन, फिर आता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो यहां जो मेरिनो है सबसे अच्छा ऊन देने वाली, महीन ऊन देने वाली, इसका जो फाइबर है सबसे महीन होता है ऊन का फाइबर, और साथ में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली जो नस्ल है भेड़ की वो कौन सी है? मेरिनो। और इसका ओरिजिन कौन है? स्पेन। इसका राइट आंसर है स्पेन। अगला प्रश्न है हमारे देश में पशु प्रायः किन कारणों से मरते हैं? देखें साथियों, कभी कभी एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो लॉजिकल होते हैं। ये प्रश्न भी 2015 में सुपरवाइजर की परीक्षा में एक लॉजिकल प्रश्न आया था। देखें, ये कहीं भी आपको रटने से उससे नहीं, आपके दिमाग कॉमन सेंस से ही हम इसको हल कर सकते हैं। हमारे देश यानी भारत के अंदर पशु प्रायः किन कारणों से मरते हैं? ऑप्शन है इसके अंदर असंतुलित एवं अल्प आहार से, यानी उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलना और माल न्यूट्रिशन से हो जाना। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर पशु मुख्य रूप से किस पर? चारे पर, सूखे चारे पर जिंदा है, और कई बार तो बाहर ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, जो उनको मिल गया वो खा लेते हैं। दूसरा है दवा व चिकित्सा के अभाव में। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारी जगह सिर्फ देसी इलाज से ही पशुओं को उपचार मिल पा रहा है, तो इसकी भी बहुत अभाव इंडिया के अंदर है। फिर परजीवियों के प्रकोप से, परजीवी जो मैंने आपको बताया था कृमि हो जाते हैं, परजीवी, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी, दोनों तरह की परजीवी, बिल्कुल ये तीनों ही कारण हैं जिनकी वजह से कई बार पशु प्रायः भारत के अंदर मर जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो रहा है? चौथा ऑप्शन, इसमें सभी। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जब हम समझ करके अध्ययन करते हैं, अपना मस्तिष्क को सक्रिय रखते हुए अध्ययन करते हैं, सभी चीजों को समझते हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी हम आसानी से हल कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ट्रोकार कैनुला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? ट्रोकार कैनुला, अगर हमको ट्रोकार कैनुला नहीं पता है तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये ट्रोकार कैनुला क्या है? ये है ट्रोकार कैनुला। ये ट्रोकार कैनुला क्या होता है? तो साथियों, ये एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेटनरी में, पशुपालन में उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें एक कैनुला है, कैनुला यानी नली, और उसके अंदर होता है ट्रोकार, एक कील जैसा ट्रोकार। तो अंदर जो है वो कौन है? ये तो ट्रोकार है, और बाहर कौन है? एक नली है, उसे कैनुला, ट्रोकार कैनुला। और ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो मुलायम पेट होता है पशुओं के अंदर, जो मुलायम पेट होता है, उस मुलायम पेट में जब आफरे के कारण, आफरे यानी टिम्पेनाइटिस के कारण जब हवा भर जाती है, जब पशु कोई ज्यादा खाना खा लेता है, दाना वगैरह ज्यादा खा लेता है और उसके पेट में गैस बन जाती है, रूमेन के अंदर वो गैस भर जाती है और उसको आफरा हो जाता है, तो लेफ्ट साइड में, याद रखना है कौन सी साइड? लेफ्ट साइड में जो उसका मुलायम पेट है, उस पेट में जब हम इसको ऐसे ऐसे उसको थपकी देते हैं तो ड्रम जैसी आवाज आती है, जैसे ड्रम बज रहा हो। तो उसको राहत देने के लिए ये जो ट्रोकार कैनुला है उसके लेफ्ट मुलायम पेट में ऐसे करके घुसा दिया जाता है। तो ये कैनुला की ट्रोकार के माध्यम से वो अंदर जाता है और फिर हम कैनुला को वहीं छोड़ देते हैं और उसमें से ये गैस बाहर निकल जाती है। तो ये यंत्र है जो किस में इस्तेमाल किया जाता है? अरे भाई ऑप्शन देख लेते हैं, जहरबाद, गलघोंटू, जॉइनिस डिसीज, इन तीनों बीमारी से इसका कोई लेना देना नहीं। ट्रोकार कैनुला का उपयोग किसमें करते हैं? आफरा के अंदर गैस को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। याद रखना है कौन सी साइड करना है, तो हमेशा लेफ्ट साइड किया जाता है। लेफ्ट साइड ही क्यों किया जाता है? क्योंकि गैस कहां भर रही है?
4 हिस्से होते हैं पेट के, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एवोमेजम। तो ये जो गैस है वो कहां ट्रैप हो गई है, वो हो गई है रूमेन के अंदर, और रूमेन कहां पर है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोकार कैनुला कोई दवाई नहीं है, यंत्र है, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है। अगला प्रश्न आता है टिम्पेनाइटिस यानी आफरा। आफरा का दूसरा नाम क्या है, टिम्पेनाइटिस। एक रोग है, किस तरह का रोग है, तो देखते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला, विषाणु यानी वायरस से होने वाला, फफूंद यानी फंगस से होने वाला, और आहार जनित रोग। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ज्यादा दाना वगैरह खा लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, या ओस लगा हुआ खाना खा लेते हैं, तब जाकर के ये कौन सा रोग हो जाता है, गैस भरने वाला आफरा रोग हो जाता है। तो ये कौन सा है इसका आंसर, आहार जनित। देखें कई बार ऐसा हो जाता है परीक्षा में, एक ही परीक्षा है सुपरवाइजर की 2015, और जहां आफरे से संबंधित 2 प्रश्न आ गए हैं लगातार। एक ट्रोकार कैनुला वाला जो आफरा से संबंधित है, और आफरा का कारण पूछ लिया जो आहार जनित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भैंस के, देखें नस्ल का, हमने अभी देखा था कि एक और कौन सा प्रश्न आया था अभी, वो आया था कि भैंस की जो सूरती नस्ल है उसका मूल स्थान पूछा गया था, और साथ में अब दूसरा आ गया, भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। प्रश्न देखते ही बच्चे बड़े खुश हो गए हैं, है ना, जलेबी के आकार के और मुड़े हुए, तो बहुत ही आसान, बहुत ही फेमस नस्ल। पहले ऑप्शन देख लेते हैं जल्दबाजी ना करते हुए, सूरती, जाफराबादी, मुर्रा और नीली रवि। तो इसमें आंसर कौन सा बनता है, मुर्रा। बिल्कुल, जलेबी जैसे मुड़े हुए जो सींग हैं वो किसके हैं, मुर्रा के। जो प्योर मुर्रा होती है उसके बिल्कुल मुड़े हुए सींग आते हैं। आपने कहीं अगर मुर्रा देखी होंगी तो वो कम परसेंट उनके अंदर होता है, तो कम मुड़े होते हैं। जो बिल्कुल प्योर मुर्रा है उसके सींग बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं। उन ऑप्शन पे और जरा चर्चा कर लेते हैं। सूरती, इसके सींग कैसे हैं, हसिया के आकार के, दराती के आकार के, सिकल शेप्ड कहा जाता है। जाफराबादी, जाफराबादी जो है उसके सींग सिर के दोनों तरफ से नीचे लटकते हुए और झूलते हुए होते हैं। और साथ में मुर्रा हो गया। नीली रवि, इसकी आंखें कैसी होती हैं, सफेद आइज, और 5 जगह सफेद निशान इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है वो है कुक्कुट। कुक्कुट यानी मुर्गी, कुक्कुट पॉक्स, फाउल पॉक्स उसको बोलते हैं, जनित रोग है। फाउल पॉक्स जो है वो किसकी वजह से होता है, मुर्गियों में होने वाली बीमारी है ये फाउल पॉक्स। पहला ऑप्शन है फफूंद, फंगस से होता है क्या, दूसरा है विषाणु जनित, तीसरा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी होता है वायरस, और चौथा है प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाली बीमारी। तो ये जो कुक्कुट पॉक्स है, फाउल पॉक्स, वो किसकी वजह से होता है, ये विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होता है, वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, पशुओं में आंतरिक परजीवी, एंडोपैरासाइट, आंतरिक परजीवी मारने के लिए कौन सा एलमेंथेटिक, है ना, डीवर्मर, कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। तो के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। कितना ड्यूरेशन पूछा है, वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, और 2 वर्ष में 1 बार। सही इसका आंसर क्या है, तो यहां पर आंसर आ रहा है वर्ष में 2 बार, यानी 6 माह के अंतराल में इसे पिलाना चाहिए। साथियों, यहां हम एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, आंतरिक परजीवी को मारने वाली दवा, आंतरिक परजीवी यानी पेट के जो कीड़े हैं, जो वर्म्स हैं, उनको आखिर कितने ड्यूरेशन में पिलाना चाहिए। तो याद रखना है कि भारत के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली जो दवा पिलाते हैं वो हर 3 माह के अंदर हम इसे पिलाते हैं, 3 माह के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो वर्म की कंडीशंस ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि हम पशुओं को उतना साफ सुथरा खाना नहीं दे पाते हैं, इसलिए भारत के अंदर इसे 3 माह के अंदर, कच्चे फर्श पर रहते हैं पशु, तो 3 माह के अंदर हम इसे पिलाते हैं। ये जो प्रश्न है ये असल में विदेशों में जहां बहुत हाइजीनिक कंडीशन में पशु रह रहे हैं वहां वर्ष में 2 बार यानी 6 माह के अंतराल से पिलाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर था, वर्ष में 2 बार। अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें 3 माह वाला ऑप्शन है तो उसे भी सही माना जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, दूध दोहने की, इस पर भी बहुत प्रश्न आते हैं और इसका भी एक सेपरेट लेक्चर वीडियो
इस YouTube चैनल का नाम है एनिमल हस्बेंड्री बाय डॉक्टर जैन, इस पर मौजूद है और आप अभी अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो एक घंटी का निशान बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर भी दबा दें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलते जाए और आपकी तैयारी और मजबूत होती जाए। साथ में से लाइक भी करें जिससे हम और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बैठे हुए हैं वो भी पशुपालन आसानी से पढ़ सकें। ये जो मिल्किंग मेथड्स वाला एक वीडियो मैंने डाला हुआ है उसको आप पढ़ लें तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा, बहुत प्रश्न आते हैं। अच्छा, किन बच्चों को ये प्रश्न करना चाहिए? तो देखिए साथियों, एक तो परीक्षा होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी, उसी के हम प्रश्न हल कर रहे हैं। लेकिन साथ में इसी से मिलते जुलते एग्जाम होते हैं, जैसे जेट का एग्जाम होता है, साथ में ICR और BHU का एग्जाम होता है, उसमें भी बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। फिर ये बेसिक जानकारी वाली हैं, तो हम जो जेट प्री PG की परीक्षा होती है उसमें भी बेसिक जानकारी के लिए इसको हम हल कर सकते हैं। साथ में LSA में भी जो LPM का कोर्स होता है उसमें भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न कहता है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कई बार बार पूछा गया प्रश्न, कितनी बार परीक्षाओं में आता है, वो कौन सा है? तो पूर्ण हस्त विधि। दो तरीके के होते हैं दूध दोहने की, दो विधियां हैं। एक विधि होती है मशीन द्वारा और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी जो विधि है उसे बोलते हैं हाथों द्वारा। फिर हाथों द्वारा जो विधि है उसकी भी तीन विधियां होती हैं, पूर्ण हस्त, अंगूठा और चुटकी विधि। इसमें जो सर्वोत्तम विधि मानी गई है वो कौन सी? पूर्ण हस्त। इसमें अंगूठा बाहर रख करके, और ये थन है, इस थन को ऐसे दबाया जाता है। पूर्ण हस्त विधि को सर्वोत्तम विधि माना गया है। अगला प्रश्न आता है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? जैसे ही रानी का नाम आ रहा है तो राजा रानी की कोई कहानी नहीं हो रही है यहाँ पे। रानीखेत जो रोग है वो किसका है? कौन से एनिमल का है? तो भेड़ बकरी नहीं है, किसका है? कुक्कुट। कुक्कुट का नाम क्या होता है? मुर्गी। और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो क्या है? इसको अपन पोल्ट्री भी बोलते हैं, हैन, पोल्ट्री। उसका होने वाला रोग है रानीखेत रोग। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, विषाणु जनित रोग है। तो साथियों ये वो प्रश्न हैं। सामान्य तौर से 20 प्रश्न आते हैं। 20वां प्रश्न, एक प्रश्न 2015 की परीक्षा में डिलीट कर दिया गया था, तो जिसमें खुद एग्जाम लेने वाला ही कंफ्यूज है तो हम उसको क्यों लें, तो इसलिए हमने उस प्रश्न को यहां शामिल नहीं किया गया है। और ऐसे करके हमने सुपरवाइजर का 2015 का पेपर हल कर लिया है। 2018 का भी पेपर आप हल करें, फिर ये 2015 का हल करें। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, उसको हल करें, पूरा वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।